वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल। आज कैसे सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को, जो होगा इसका 9th पार्ट। अब जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। ये जितनी टेंशन लेंगी इतनी ही बीमार होंगी, और जिस्मानी तौर पर ये बहुत कमज़ोर हैं। आप इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। मैं आपको दवाई लिख के दे जा रहा हूँ, पर एक बार इनका अस्पताल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर उसे तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये उनका क्राइम डॉक्टर था, जो अक्सर उनके केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शारफ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया तो जब खिजर ने उसे पूछा, मुझे नहीं पता। मैं तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी, वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी। लेकिन मैं अपने गुस्से में उस पर निकाल दिया। लेकिन खिज़र, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ हैं? उसने पूछा। बाहर बैठी हैं। खिज़र ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फ़ौरन ही बाहर निकल आया। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर साहब सारम वहाँ था। वहाँ मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारम ने उससे क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने साथ ले आई। यहाँ तक गाड़ी में भी उसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारम सिर्फ तुम्हें उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से दहाड़ा। उसे बताने के लिए मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ये ज़ाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जचेगी, है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है, और खूबसूरत का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसे बताना चाहती थी कि चटाख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं? लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। आरम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन खिज़र ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता खिज़र, तो मैं इसे जान से मार देता। उसकी तरफ देख कर दहाड़ा था, डेविल मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है। हम बाद में बात देखेंगे इनको। वो उसे समझाने लगा। फिलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, और अगर होश में आने के बाद उसने तुम्हें उससे इस तरह से देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सारब ने उससे कुछ क्या क्या कुछ कहा है। अभी सब्र से काम लो, और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला, जाओ यहाँ से। और फिर से बोला तो लैला फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। उसे जाता देखकर मासूमा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। लैला उसे जाता देखकर बोला, उसे कुछ नहीं होगा डेविल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मर कर भी वापस आऊँ, तब भी मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊँगी। इतने सालों में सिर्फ़ मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने तो कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है, वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई। तो फिर मुझे भी ये तो बात माननी पड़ेगी कि उस लड़की में कुछ ऐसा तो था जो मुझ में नहीं। तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद उस मोहब्बत से ज़्यादा जो मोहब्बत तुमसे करती हो। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊँगी। तुम्हारी रूह, वो मुस्कुराई, मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहाँ से बाहर निकल गई। रूह को होश आया तो यारम उसके करीब बैठा था। रूह को वो बिखरा-बिखरा महसूस हुआ। यारम, वो इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी। यारम, जब यारम ने उसे अपने सीने में भेज लिया। बकवास करता है, वो सब झूठ है। तुम्हें मुझे पर यकीन है ना रूह? तुम मेरी बात सुनो, यकीन करो, सब मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया है कि इंस्पेक्टर सरम तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना मुझ पर तुम्हें वो झूठ बोल रहा है? तो यकीन है ना तुम्हें मुझ पर वो झूठ बोल रहा है? तुम्हें यकीन है ना अपने यारम पर? वो उसका चेहरा हाथ थामे उससे पूछ रहा था। यारम, वो कह रहा था कि आपने अपने बाबा को बकवास कर रहा था। वो झूठ बोल रहा था। झूठ है सब। यारम ने उसकी बात काटते हुए वो कहा। तुम बस मेरा यकीन करो। सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से सब सीने में भेज गया था। तुम मुझसे फिर यकीन करोगी ना रूह? तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारे यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना रूह? वो ऐसे ही बैठा उसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबी से जलता है। जलने वाले लोग ऐसा ही करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया।
भला अपने बाबा को कोई मार सकता है, वो उसके सीने में मुँह छुपाए बोल रही थी। जबकि रूह को इसकी की इस बात ने यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या बकवास कर रहा था? वो कि आपने अपनी माँ को फँसाया अपने बाबा के कत्ल करके, बाबर को कत्ल करके। कोई अपने माँ-बाप के साथ ऐसा कर सकता है क्या? झूठा कहीं का। रूह बोले जा रही थी और वो उसे अपने सीने से लगाए सुने जा रहा था। मेरे यारम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप इतने अच्छे हैं, आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कहकर बुला रहा था। मतलब समझता है दरिंदे का? मुझे ज़िंदगी में किसी से नफ़रत महसूस नहीं हुई, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर में उसके सीने में ऐसे ही सर्दिये अचानक उसे शोनू का ख्याल आता। यारम शोनू कहाँ है? वो उसके सीने से मुँह निकाल कर बोली, बाहर खिज़र और शारफ के पास है। यारम ने बताया, क्या खिज़र भाई और शारफ भाई आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय, आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं उनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएँगे? वो तेज़ी से उठने लगी। यारम ने उसका इरादा जानकर उसे खींचकर बेड पर बिठाया। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूँगा, तुम रेस्ट करो। उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटा कर बाहर निकल आया। बाहर से निकला। शारफ और खिज़र दरवाज़े के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। उसे देखते ही लपक कर उसके पास आए। क्या रूह भाभी को सब कुछ पता चल गया है? उनको तुम्हारे काम के बारे में भी पता चल गया है? वो जानती हैं कि हम क्या करते हैं? मैं क्या सारम ने सब कुछ बता दिया है? कभी खिज़र को तो कभी शारफ सवाल पर सवाल किए जा रहा था। सुकून का साँस लो, उसे कुछ नहीं पता है। उसे कुछ नहीं पता है। हाँ, सारम ने उसे सब कुछ बता दिया हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि उसने सारम से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने उसे बता दिया कि ये सब झूठ और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं है। सारम मुझे फंसाना चाहता है और उसे मेरी बात पर यकीन है। सारम को तो मैं नहीं छोड़ूँगा। इस बार उसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया है। मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे घरवालों की तरफ आँख उठाकर ना देखे। यार, हमको बहुत सारम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम सँभाल लेंगे। फ़िलहाल तुम भाभी को सँभालो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। खिज़र ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा। मेरे ख़्याल में तुम्हें सब कुछ उसे बता देना चाहिए डेविल। आज नहीं तो कल सब कुछ जान जाएगी। उससे पहले कि वो उसे कुछ किसी और से पता चले और तुम उसके सामने झूठे साबित हो जाओ, तुम्हें कुछ चाहिए कि उसे खुद ही सब कुछ बता दो। और इसके बाद उसे हमेशा के लिए खो दो। और इसके बाद उसके उसे हमेशा के लिए खो दूँ है यार? उसने शारफ की बात काटते हुए कहा। ये मेरा मामला है और मैं सँभाल लूँगा, तुम्हें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑर्डर करो, खा के जाना। इस तरह से भूखे जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यार, ने हुक्म दिया था। शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखे ही भेजते थे। शाहरुख ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? शाहरुख ने अपने हाथ का मुकाम बनाकर सामने किया। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना ही खाएंगे। स्वीट डिश की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख ने उसका हाथ अपने आप से दूर करते हुए कहा। सुबह रूह की आंख खुली तो यारम ने उसके साथ नहीं था। एक नज़र वो पूरे कमरे में डालकर उठकर अब बाहर आई। उसका इरादा शोनू के पास जाने का था। ये क्या यारम सुबह-सुबह ही चले गई, नाश्ता भी नहीं किया। अभी उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम ही रखा था कि किचन से आवाज़ आने लगी। शोनू के तो किचन में नहीं जाता, तो यकीनन यारम ही होंगे। वो उस तरफ आई तो यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। यारम मैं उठ तो गई थी, आप हटें, पीछे मैं बुलाती हूँ। उसके हाथ से चाय कप लेते हुए बोली, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह ही सोचता हूँ, बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। कुछ खाया पिया करो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मेरे जो मुझे मेरे यारम कहकर बुलाए। और मेरे डिम्पल से प्यार करे। यारम ने उसका गाल चूमते हुए कहा और उसके हाथ से कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही होगी, लाइट दीजिए, मैं बनाती हूँ। रूह ने एक बार फिर से काम करने की कोशिश की। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं काम पर नहीं जाऊँगा। या उन्होंने कप चाय में ढेलते हुए कहा। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। उसने रूह को फ्रेश होने के लिए भेजा और फ़ोन की तरफ मतवज्जो हुआ देखा तो खिज़र से कॉल आ रही। खिज़र उसे कॉल कर रहा था। वो एक नाश्ते से ट्रे उठाकर बाहर आया तो दूसरे हाथ में फ़ोन पर खिज़र से बात करने में मसरूफ़ हो चुका था। वो भी छोटे-छोटे कदम उठाती रूम में आई। तुम कब तक आओगे डेविल? हमें एक विक्रम दादा का रिसीव करने के लिए भी जाना है। खिज़र ने कहा। तुम और शारफ चले जाओ और हाँ, मासूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता, जब तक रूह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आऊँगा। ड्राइवर, तुम क्या कह रहे हो? जो तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं और तुम एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी नहीं जाओगे, तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। खिजर ने परेशानी से कहा, मेरी बात सुनो खिजर, रूह से ज़्यादा मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और रूह की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तो संभाल लो सबको। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था।
जबकि रूह मुँह हाथ धोकर वापस आई। बैठो और खाओ। यारम ने उसके लिए एक कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया और उसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा। यारम, आपके वालिदैन कहाँ हैं? नाश्ते के दौरान अचानक सवाल पर यारम के हाथ रुके थे। फिर उसके चेहरे पर खोजती नज़र से कुछ देखने लगा, लेकिन वहाँ सिवाय भरोसे के और कुछ नहीं ना था। फिर संभल कर बोला, मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है और माँ पाकिस्तान में रहती है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें यहाँ लाऊं, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं आना चाहती। अपने उन्हें अपना वतन बहुत अजीज़ है। यारम के लहजे में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार था। यारम, मेरी मेरी उनसे बात करवाएं ना। पता नहीं रूह को क्या सूची की फरमाइश कर बैठी। वो मुझसे बात नहीं करती। वो मेरे यहाँ रहने पर मुझसे नाराज़ थी और मेरे यहाँ रहने की वजह से वो मुझसे रूठी हुई हैं। मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। वो यारम मुस्कुराया था। और मुझे उनसे मिलवाएं, मैं मना लूंगी। ये रूह ने यकीन से कहा। मुंह खोलो और खाना खाओ। बहुत बातें करने लगी हो। खाते हुए बातें, सोते हुए बातें, ड्राइविंग में बातें। तुम्हारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। होती क्या? वो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते और इधर-उधर की बातों में लगाने में कामयाब हो चुका था। आज अपनी माँ के बारे में बात करते वो कितना बेसुकून था। वो यही जानता था चाहकर कभी रूह को नहीं बताया कि बता पाया कि उसके इस काम की वज़ह से उसकी माँ उसके पास नहीं रहती। डेविल कहाँ है? कहाँ है तुम लोग? मुझे डेविल कहाँ है? मुझे तुम लोगों से लोग ठीक से बताया क्यों नहीं? बता क्यों नहीं रहे? एक तो वो मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आया, जबकि वो जानता है कि मैं उसके भरोसे से यहाँ आया हूँ। वो इतना गैर ज़िम्मेदार कभी ना था। विक्रम दादा अभी आकर डेविल के ऑफिस में उसकी सीट पर बैठा था। ये हिम्मत सिर्फ दादा में ही थी। दादा, आप आराम करें। डेविल से मैं इंशाल्लाह मैं मुलाकात होगी। वो कोई ज़रूरी काम निपटाने गया है। मुझसे भी ज़रूरी उसके लिए कोई काम हैरत है वैसे। उसे मेरा पैगाम दे दो कि मेहमानों से ज़रूरी और कुछ नहीं होता। वो दादा मुस्कुराए थे। जी दादा, जो हुक्म। शारफ इतना कहकर चला गया। तुम लोगों की टीम में एक लड़की भी थी जो मैं ना जब पिछले साल में आया था वो तुम लोगों के साथ थी। वो भी आज यहाँ नहीं है। पसंद करती है ना डेविल को? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, दरअसल वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज छुट्टी पर है। खिजर ने बात संभालते हुए कहा। और वो तैमूर को जो मेरे आदमी के खिलाफ सबूत मिले हैं उसका क्या? दादा ने पूछा। आप फिक्र न करें, हम उसका हल निकाल चुके हैं। खिजर मुस्कुराया था। डेविल के कहने पर वो सारे सबूत इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा चुका था। उसके बेटे के दोस्त की सजा भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डेविल ने कुछ कुछ ऐसा ढूंढ लिया था कि दादा का आदमी आसानी से निकल आए। डेविल ने राशिद के भाई वसीम को क्यों मारा, ये तो मैं जानता हूँ। कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन फिर भी इतनी बेदर्दी से मारा। मुझे डेविल से बात करनी है। उसे बुला यहाँ। जो भी ज़रूरी काम है बाद में करेगा। फिलहाल उसे कहो सबसे ज़रूरी काम उसे का यहाँ होना है, अपने दादा के पास। खिजर गर्दन हाँ में लाकर चला गया। हज़ार कहने के बावजूद यारम ने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। यारम, क्या होगा? अब मैं इतनी बीमार नहीं हूँ। आपने मुझे सिद्दियों का बीमार कर दिया। रूह रूह रूठे हुए लहजे में बोली। आज उसने बिल्कुल सोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यारम अपने हाथों हुए सोनू का जिक्र बर्दाश्त नहीं करते। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम का हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमज़ोर हो तुम। हाँ हाँ, पता है। अगर आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। उसने यारम की कोई बार कई बार कही हुई बात दोहराई। इसलिए तो कहता हूँ जब बाहर निकलो मेरे हाथ पकड़ कर लेके जाया करो, मुझे साथ लेकर जाया करो। हवा क्या कोई भरोसा नहीं है? का कोई भरोसा नहीं है। वो मुस्कुराया था। यार, मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कहीं दिनों से बात करना चाहती थी, आज उसका अच्छा मूड देखकर ही बगैर डाली। मैं भी इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना। फिलहाल छोड़ो सबको, मेरे बारे में बात करो। वो से मजीद अपने करीब खींचते हुए करा। आपके बारे में ना? ना तो ठीक है, अब मुझे अपनी अम्मी से बात करना है। वो जिद्दी अंदाज में बोली। यार ने अपने जेब से फ़ोन निकाल कर नंबर ढूंढा और डायल करके उसके हाथ में पकड़ाकर खुद उठ गया। बात करो अपनी तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हारे फ़ोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फ़ोन किया। बिज़ी होने की वजह से मैं उठा ना सका। आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात ख़त्म होना जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है। जल्दी करो कहकर बाहर चला गया, जबकि रूह अब फातिमा बीबी से बात करती रही। रूह, मेरी जान, मेरे बच्चे, कैसी हो तुम? कितने बार तुझे फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने उसका हाल और हवाल खैरियत पूछने के बाद कहा। फातिमा बीबी, ये मेरे शौहर का नंबर है। वो बिज़ी थे इसलिए उसका फ़ोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो घर पर रुक गए। तब आपसे बात हो पा रही है। ख्याल रखता है वो तेरा? कैसा है? गुस्सा तो नहीं करता? हाथ तो नहीं उठाता तुझ पे? उनके लहजे में माँ वाली फ़िक्र थी। रूह बेख्तियार मुस्कुराई।
काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है ज़रा-सी बीमार हो जाऊँ तो किसी काम को हाथ नहीं लगा देते। सर पे सवार होके ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। रोज़ शर्माते हुए बता रही थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों में इस ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरी शौहर को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी। इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे उन जाहिल लोगों से निकाला। अल्लाह तेरे शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत की बरकत डाल और की और बरकत डाले। यहाँ यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है बेटी। तेरी बहनें पैसों में खेल रही हैं, न जाने इतना पैसा उनके पास आया कहाँ आया है। तेरी माँ तो रोज़ रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तेरी बहनों को तो रात घर वापस ही नहीं आती। फ़ोन नंबर ले लिया था ना मैंने, कापी पेंसिल उठा तो तुझे लिखवा देती हूँ। उनके कहने पर उसने फ़ौरन ही यारम के कोई पास पड़ी काम वाली फ़ाइल निकाली और उसके पास पड़ी पेंसिल से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद यारम एक बार फिर से दूध का ग्लास में मेडिसिन लेकर उसके सर पर खड़ा था। यारम, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा कि तुम फिर से बीमार ना हो जाओ। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथों से उसके मुँह में दवा रखता दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। रूह को वाक़ई दूध बहुत पसंद था। ऐसी बात है तो ये पूरा ग्लास ख़त्म करो और रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। यार हमने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिलाया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूम कर उठने लगा। रुकिए यार, मुझे अम्मी से बात करनी है। मैं ये नंबर ले ले। तुमने उस फ़ाइल पर नंबर लिख दिया? यार ने फ़ाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर थी। क्या हुआ यार, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कोई ज़रूरी पेपर है। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पढ़े में है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि वो अपने रोने का शगल जारी करती, यार मुस्कुरा दिया। तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं था और ये काम तो हर 2 मिनट के बाद बंद कर देना दिया करो। उसका चेहरा साफ करते हुए कहा। अम्मी से बाद में बात कर लेना, पहले मुझे ज़रा ऑफ़िस फ़ोन कर लो। उसने कंबल ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। डेविल, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। दादा ने कहा है कि वो तुम्हारे भरोसे से पर यहाँ है। उन्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम्हारा यहाँ ना होना। खिज़र ने परेशानी से बताया। खिज़र, तुम्हें एक बात समझ नहीं आई। मैं बता चुका हूँ, रूह की तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं नहीं आ सकता। उतना सा काम तो तुम संभाल नहीं सकते। दादा की खिदमत में कोई कमी न रहे। डेविल ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो डेविल, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे यहाँ होना ज़रूरी है। रूह अब ठीक है। खिज़र ने समझाने की कोशिश की। रूह ठीक नहीं है। अगर वो ठीक हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊँगा और अब बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेविल फ़ोन बंद करना कर चुका था। खिज़र ने फ़ोन देखकर एक सर्द आह भरी और लैला को नंबर मिलाने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? खिज़र ने पूछा। मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं? खिज़र लैला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे, खिज़र ने कहा। खिज़र, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती हो। मैंने कब से तुमसे कहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मेरी मोहब्बत में उम्मीदें मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने डेविल के अलावा किसी और में के बारे में सोचा नहीं। अगर तुम उसके अलावा नज़र घुमा के कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र आती। अपना ख्याल रखना। खिज़र फ़ोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने कल रात मेरा बहुत ख़्याल रखा। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता था। अगर तुम वहाँ ना होते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है। खिज़र ने कहा। एक बात पूछूँ? खिज़र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। पूछो। ये एक तरफ़ा मोहब्बत ऐसी तकलीफ़ देती है। लैला का लहज़ा बिखरा हुआ था। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तुम्हें ये तकलीफ़ सहते हुए सिर्फ़ 1 माह हुआ है। मैं ये तकलीफ़ 6 सालों से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है था। लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाए तब भी खिज़र का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फ़ोन बंद हो चुका था और लैला उसके लफ्ज़ों में खोई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स आखिर उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी उसके बारे में सोचा तक ना था। कभी उससे मुड़कर देखा तक ना था। वो तो सिर्फ़ डेविल के बारे में सोचती थी। वो उसे देखती थी, लेकिन कल रात डेविल की मोहब्बत का सोग मना रही थी। वो इतनी नशे में थी कि अपना आप तक ना संभाल पा रही थी। ऐसे में खिज़र सारी रात उसके साथ उसके सर पर खड़ा रहा। एक लम्हे को भी उसका तन्हा ना छोड़ा और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम आ कर रहा था। कल रात खिज़र ने पहली दफ़ा उससे कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है। इसके लिए परेशान रहता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, शायद इतनी ही जितनी वो डेविल से करती है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या-क्या लेकर आई थी? यार हमने उसके पास बैठा उससे पूछा रहा था कि जो कि अब मेरी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्यों बताऊँ? कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। रूह को उसके गाल का थप्पड़ याद आया और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। सॉरी यार, बहुत ज़ोर से लगा था क्या? वो उसके पास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद ज़ोर से लगा था। उसने अपना गाल दिखाया।
दिखाया, जहाँ यारम की 2 उँगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। यारम ने बेइख्तियार अपने होंठ उसके गाल पर रखे। बहुत बेशर्म है आप, अब बहुत गंदे हैं आप, हैं वो अपने आप से उसके बाहों से छुड़वाते हुए पीछे हटी। अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी बेशर्मी, वो तुम्हें अब दिखाऊँगा। वो उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, यारम हटे ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। रूह ने फ़ौरन उसकी बाहों से निकल गए पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाए और उसमें से चीज़ें इधर-उधर करने लगी। यारम उसकी गैर होती ह हुई हालत देखकर बहुत महज़ूज़ हो रहा था। वो सारी चीज़ें उसके सामने रखने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने खरीदने को बोला था। आप उससे पैसे दे दीजिएगा ना, जाने कितने पैसे उसने मेरी चीज़ों को लगा दिए। रूह बोले जा रही थी जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। ये लिपस्टिक राह को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज़ के लिए वो उससे नहीं लाया था। ऐसा ही नहीं अपने नहीं लेकर आए थे ना, मेरे लिए खुद ले आई हूँ। आप नहीं लेके आए थे ना, मेरे लिए मैं खुद ले आई हूँ। अच्छी है ना, वो उसे खोल कर दिखाने लगे। अब तुम लगाओगी, मैं टेस्ट करके बताऊँगा कैसी है वो, ज़ोम-मानी अंदाज़ में बोला। इसके बाद रूह के गाल लाल हो गए। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यार, आप बहुत गंदे हैं। वो उठकर बाहर ले जाने लगी। अरे यार, मैंने ये क्या किया है? वो उसके पीछे जाने लगा जबकि उसका फ़ोन फिर से बज उठा। उसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था। यार अब आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रूह ने बहुत कहा कि उसकी जो वजह छुट्टियाँ ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं करेगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह नाश्ता रूह ने बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया? रूह सोचते हुए उठ के दरवाज़ा खोलने लगी जब यारम ने कहा कि वो दरवाज़ा खोलेगा। रूह कंधे झुकाकर वापस बैठ गई तो यारम दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही यारम खटका। दादा आप यहाँ आए, अंदर आए। यारम उनके गले मिलते उनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन उनसे पहले कि खिज़र अंदर आया और रूह को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को उनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने घर में अनजान शख्स देखकर उठकर कमरे में चली गई। मैंने उन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाए, लेकिन ये ना तो मेरी तुमसे बात करवा रहे थे, ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मेरे यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, कितनी गलत बात है। तुम्हें आकर मुझसे ना मिलो। वो उसे साथ ही लिए चलते हुए अंदर आए और दादा दरअसल मैं कुछ बिज़ी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने। वो उनके साथ बैठते हुए बोला, खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ माँगने आया हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझसे जो कुछ माँगते थे वो मैं तुम्हें दे देता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो डेविड भी मुस्कुराया। दादा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दूँ, आपके पास सब कुछ है। आप जान भी माँग लेंगे तो आप जान भी माँग लीजिए, ये भी आपकी अमानत है। हँसते-हँसते तो दे दूँगा। यार मैं अपने मिज़ाज के खिलाफ बहुत मुस्कुरा कर नरमी से बात कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे उस शख्स की यारम पर बहुत एहसानात थे। उसकी बात पर वो विक्रम दादा ने कहा लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल एक से तस्वीर निकाल कर उसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेविल। उन्होंने तस्वीर के सामने करते हुए उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा गुस्से से शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान माँग लोगे तो तुमने जान जहाँ भी नहीं माँग ली। वो मेरी गैरत है, बीवी है है बीवी। यारम ने फ़ोन उठाकर ज़ोर से दीवार पर दे मारा। डेविल हद में रहो, मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत बोलो मैं कौन हूँ, उससे पहले कि खड़े-खड़े तुम्हारी जान ले लूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यारम गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे लगा था तुम शराब से मान जाओगे, लेकिन तुमने मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मत बोलो, तुम्हें इस मकाम पर पहुँचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ बोल रहा था। अगर अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तो ये मुकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? गलतफ़हमी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम दूसरे की इज़्ज़त भी नज़र नहीं रखते। मैंने तुम्हारी आँखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम उस तरह मेरी बीवी की तस्वीर लेके आओगे तो तुम्हारा हाथ काट देता। ये जानने के बावजूद कि वो मेरी बीवी है, तुम मेरे घर में मेरी बीवी की तस्वीर लेकर पास आए हो। यानी कि तुमने इन्हें जानते बूझते हुए मेरी इज़्ज़त पर नज़र डाली है। शुक्र करो इस वक़्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आँख उठाने वाली की आँखें निकाल देता। अपनी ये शक्ल दफ़ा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ड्राइवर के साथ बैठो। तुम इस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूँगा या खुद यहाँ से जाऊँगा। उसे ऐसे ही बैठा देखकर यारम ने दहाड़ा, जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ़ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की मुझे हमेशा के लिए चाहिए। उसके पहले के दादा कुछ और कहता, यारम उसका गिरेबान पकड़ चुका था। गेट आउट, वो दहाड़ा। चलो हिज़र, विक्रम दादा गुस्से से बोले और चलता हुआ
दरवाज़े के पास आया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र खिज़र को देखा, जो ऐसे ही बाजू सीने पर बाँधे खड़ा है, उसे जाते देख रहा था। वफ़ादारी, बहुत वफ़ादार हो तुम खिज़र, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को कदर नहीं है यहाँ। तुम चाहे मेरे पास आ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे ये बॉस ने तुम्हें जो तो कुछ दिनों में मर जाएगा। विक्रम दादा से विक्रम दादा से पंखा लिया है उसने। विक्रम दादा मुस्कुराते हुए कहा, बोला, खिज़र सड़कों पर भीख मांग के खा लेगा, लेकिन ड्राइवर के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। खिज़र उसे सुनाने वाले अंदाज में बोला। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम की ऐसी कुछ सोच ऐसी हो सकती है। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता तो मैं उन्हें यहाँ कभी न लाता। वो मुझसे ज़िद करने लगे कि उन्हें तुमसे मिला है किसी भी हालत में। तुमने उन्हें अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा था, इसलिए मैं वहाँ लेकर गया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो रूह की फ़ोटो अपने हाथ में लिए हुए थे। उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि वो तुम्हारी बीवी है। बस फिर वो क्या था, वो मुझसे ज़बरदस्ती किसी हाथ को घसीट लाए। किसी अपनी सफाई देते हुए बोला, जबकि ये बात अलग थी कि कमरे बंद होने की वजह से रूह कुछ भी ना सुन पाई। लेकिन फिर भी खिज़र ने कन्फर्म करने के लिए उसे चाय बनाने का कहा, तो वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई और फिर ज़बरदस्ती खिज़र को खाने पर रोकने लगी, जिससे खिज़र ने एक बार फिर से सुकून हो गया। लेकिन अब वो इस बात का लिए टेंशन था कि विक्रम दादा को रूह पसंद आ गई है और यारम रूह को किसी हाल में भी नहीं गवाएगा। ये तो उसकी आंखें बता रही थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा में ज़ब्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे इनकार किया। मैंने उसे ये मकाम दिया जब लोगों को उसने अपनी तरफ लगाना था, तो मैंने उसे पैसे दिए। क्या माँगा था उसने? सिर्फ़ क्या माना माँगा था मैंने उससे? सिर्फ़ वो लड़की, एक लड़की। उसने मेरा गिरबान पकड़ा, मेरा विक्रम दादा का। मुझे वो लड़की चाहिए। अकबर, किसी भी कीमत पर सब लगा दो। ड्राइवर को मैंने उसकी औकात दिखाऊँ। वो उसे बताऊँगा कि विक्रम के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया। विक्रम को इनकार करके उसने विक्रम की तौहीन की है। दादा, आप रिलैक्स हो जाएँ। लड़कियाँ बहुत बहुत ही भूल जाएँ इस लड़की को। यहाँ एक से एक हसीन लड़की आपकी खिदमत में हाज़िर है। अकबर उसे एक से एक हसीन लड़की दिखाता हुआ बोला, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? मुझे वो लड़की चाहिए। मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि क्योंकि वो बहुत हसीन है, या मेरा उस पर दिल आ गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि ड्राइवर के अंदर किस हद तक बसी हुई है। वो लड़की उसकी कमज़ोरी बन चुकी है और वो मेरा गिरबान पकड़कर डेविल ने मुझे उसकी कमज़ोरी पर हमला करने के पर मजबूर कर दिया है। विक्रम दादा दहाड़ते हुए बोला, तो क्या सोचा है आपने? अकबर ने पूछा। राशिद अपने भाई वसीम के बाद बिल्कुल ही बेमोर हो गया है। अब अंडरवर्ल्ड में उसे कुत्ते के बाव में नहीं वो पूछता। जो सोच रहा था वो विक्रम यहाँ आकर उसके भाई का बदला लेगा। उसके सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। दादा, डेविल बहुत खतरनाक है। आपको पता नहीं है उसने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी बीवी को फ़ोन आ गया था। उसने मेरी आँखों के सामने मेरे भाई को इतना भयानक मौत दी कि मैंने सोचकर काँप उठा था। राशिद ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखना मैं उसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा कहकहा लगा के हँसे थे। यार, उनको इतना पता था कि विक्रम उसके खिलाफ ज़रूर नहीं कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है। अब उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएगा। उसे डर सिर्फ़ रूह का था। वो रूह को खो नहीं सकता था। उसे डर था कि किसी तरह उस रूह को उसकी कितना पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो रूह को क्या जवाब देगा? किस तरह उसे अपना यकीन दिलाएगा? ये तो वो समझ चुका था कि रूह खुद से ज़्यादा उस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आँखों से उस तरह से कोई काम करते ना देखे, वो किसी दूसरे से पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पुरसकून था और ऊपर से सारम भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका था। जी तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विक्रम आगे क्या करेगा? क्या अब रूह को कुछ सब कुछ पता चल जाएगा? क्या सब जाने के बाद रूह यारम को यकीन करेगी? दादा छोटे-बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेविल को पल-पल की खबर मिल रही थी। वो सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया। आखिर उसका इरादा क्या है? क्या यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना था। वो उसके ज़हन पर क्या चल रहा था? वो डेविल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कहीं उसका इरादा रूह के साथ कुछ उल्टा-सीधा करने का तो नहीं था? दादा क्या सोच कर चुप है? कहीं रूह को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, या शायद कुछ और? मुझे रूह को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, हम ये घर क्यों छोड़े हैं? उसके घर में बहुत सारे लोग थे। इस वक़्त उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। बेबी क्यों? क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है और अब हमें इस फ्लैट में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदेह है। तुम वहाँ आसानी से घूम-फिर सकती हो। अब तुम्हें इस 2 कमरे के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। हमने उसे प्यार से समझाया। क्या सच में हमारा अपना घर है, उससे बड़ा हो और
इससे बड़ा हवादार रूह एक्साइटमेंट में बोली तो पास खड़ा शाहरुख मुस्कुराया। हाँ रूह, वो इतने इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं, और भी ये बहुत कुछ का तुम्हारे ये कुत्ता बहुत इंजॉय करे। ये कुत्ता नहीं है, उसका नाम सोनू है, रूह ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही सोनू भी ने मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती ना। शाहरुख अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया। रूह ने घूर कर देखा, यानी वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है, तुम दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सब कुछ सबसे प्यारा जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम सोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की की रूह 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 ने रखा है। यार हम पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, फिर उन दोनों को ऐसे ऐसे ही बातों में लगे देखकर उसने खिजर को मुखातिब किया, जो ज़रूरी सामान पैक करा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर उसके ऊपर गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि उस दिन ने उसने यारम की बहुत मदद की। रूह की हालत देखकर भी यारम बहुत परेशान हो गया था, उसे अपना होश भी नहीं रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके साथ पास ना होती तो शायद वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता। उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैं उसे आराम करने के लिए कह रहा हूँ। और वो दूसरी लड़की मासूमा? यारम ने पूछा तो शाहरुख के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फ़िक्र मत करो, उसकी मासूमियत तो मैं निकालूंगा। फ़िलहाल तुम दादा के वाला मसला हल करो, सारम को हम खुद संभालेंगे। मासूमा का सारम से कुछ क्या ताल्लुक? शाहरुख उनके पास अब खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहीती आई नहीं, तुमने कॉल करके उसे यहाँ बुलाया था कि जरा बात बदलना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शाहरुख ने बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह, तुम्हें ख्वाब आते हैं? इसके पास खड़ा पूछने लगा। यार और खिज़र ने हमेशा की तरह उसके बेफजूल बात पर गर्दन नफ़ी में हिलाई। उसका कुछ नहीं हो सकता। खिज़र बोला, ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं कभी कभी तो डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेख्तियार मुस्कुराया। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है, इतना हैंडसम शारफ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी। नहीं, डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि शारफ उसकी बात समझता, यारम और खीजर को बेसाख्ता क्या का बुलंद हुआ। उसने उनकी तरफ देखा और फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं ना था। फिर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है। हाजिर हाज़िर जवाब। ड्राउनी शाहरुख़ की बात ख़त्म होने से पहले खिज़र बोला, ओए मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ़ यारम बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए अपने काम पर लगे। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक उसने उसने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारम उस वक़्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर डेविल खुद को खिज़र ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाक़ई ही बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद उससे बात करूँगा। बस इतना पता चल जाए कि खिज़र को कितना पता चल गया है। तुम्हारा सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना है कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारम ने परेशानी से कहा, नहीं सारम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सँभालूँगा। बस एक बार उस लड़की को सब कुछ बता दो। यार कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है? उसने उस लड़की को बीवी बना रखा है। उसे कुछ बताया तक नहीं, इसलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसकी बात वो ज़रूर मानेगा, सारम ने कहा। लेकिन सारे में अगर रूह को सब कुछ पता चल गया है तो क्या गारंटी है कि बेचारी डेविल के साथ रहना चाहेगी? मुझे तो लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद डेविल सर रूह को मार ना दे। मासूमा ने परेशानी से कहा, अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो उसे किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारों को मजबूर कर देगी सरेंडर करने के लिए। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया, दुबई में माफिया राज का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डावर है। मुझे माफिया वर्ड करना है, मुझे गंदगी खत्म करनी है। मासूमा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारम का फ़ोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही कि क्या वो सही कर रही है। कब जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो क्या सारी के तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
यारम और वो इस वक़्त अपने नए घर में थे जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? यारम ने रूह के पास आकर पूछा कि सबके शारफ और खिज़र का उनका सामान अंदर लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। यारम मुझे एक बात बताएँ, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी अब आपका अपना है, तो अब आप उस फ्लैट में क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं ना, रूह ने उसे देखते हुए कहा। वहाँ असला सेफ रहेगा। उसकी बात सुनकर यारम ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन शारफ खिज़र के कान से करीब होकर बोला। खिज़र ने बेख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बड़ा नहीं है, बुरा नहीं है, खिज़र ने आँख दबाकर कहा, जबकि शोनू साहब अब यारम के पैर से के साथ चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे पीछे करवा करवा करो, वरना मैं इसे किक कर दूंगा। यारम ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उफ, कितने बेरहम इंसान है आप, एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसे कर सकते हैं, को लेकर ऐसे कर कहते हैं। रूह, उसे जानवर को मत बोलो, ये तुम्हारे शोनू है। शारफ ने दहाई दी और भागकर बाहर सामान लाने लगा, जबकि रूह ने पीछे उसकी पीठ को घूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आज जब डेविल अपने काम पर जाएगा, हम उस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम उससे अपने काम निकलवाएंगे। उसे लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को सब हमसे बचा लेंगे, लेकिन सिर्फ उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं है। हम उस पर 24 घंटे नज़र रखे हैं, वो कब क्या करता है सब कुछ मेरा हमारे इल्म में, और सब कुछ ठीक है। लेकिन डेविल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था, वो आगे पहुँचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट उसे सेंट्रल जेल से सेट कर देगी। मुझे किसी भी हालत में वो सबूत चाहिए। और वो लड़की भी, जिसकी वजह से उसने मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे कहीं गुंडों को देखते हुए कहा, जिसको जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे, और अब उससे बदला लेने के लिए दादा के साथ देने से आगे आ पहुँचे थे सब आ पहुँचे थे। रात के 12 बजने में अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। यारम न जाने बाहर क्या कर रहे थे। आज शारफ और खिज़र भी अपने घर ना गए थे, और अब उसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे, और सोने के लिए भी मना कर रखा था। ज़रा सा झांक कर देख लेती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हुए उठी। लेकिन यारम की सख्त धमकी याद आ गई। और अगर तुमने ज़रा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सोचते हुए वो दोबारा बैठ गई। यारम से पंगा लेना उसे हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर का क्या कर रहे हैं? अब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारम के ऑर्डर के मुताबिक वो अपने आप को ज़बरदस्ती जगाए हुए थी। उस घर में आकर उससे सबसे ज़्यादा खुशी अपने शोनू को छोटा सा कमरा देखकर हुई थी, जो कि कुत्ते को मद्देनज़र रख कर बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यारम ने भी उसके शोनू को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अभी मसला ये था कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं। आज उसने घर में उनकी पहली रात थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और रूह को यहाँ बाल उठ रहे थे कि आखिर ये लोग बाहर कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं? यार हमने सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन वो अब भी बार बार खिज़र और शारफ से पूछ रहा था। अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र मत करो। शादी के बाद रूह का पहला बर्थडे है, उसका बेस्ट बर्थडे होगा। खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये बर्थडे बेस्ट हो, और उससे भी बेस्ट होगी कल की शाम। वो उसका ये बर्थडे उसकी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे बना दूंगा। पूरे 12 होने वाले हैं। पहले मैं जाकर उस विश करूँगा, फिर से उसे वहाँ यहाँ से लेकर आऊँगा। तुम दोनों तैयार रहना। भाव बहू शानू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हाँ हाँ, तुम भी। यार हमने शानू को देखकर कहा, और फिर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। तक हार के अब वो सोने वाली थी। वो मजबूर होकर अपने बेड पर आ लेट गई। जब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार अब हाथ में केक उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ा था, और रूह पर हैरान परेशान नजर से अपनी तरफ आते देखते रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी। वो उसके पास आकर उसके साथ बैठ गया और झुककर उसके गाल का बोसा और छुरी उसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि रूह भी अभी शौक की कैफियत उसकी तरफ देख रही थी। कैनल बचाओ। यारम ने उसके अपनी तरफ देखते हुए कहा। उसके पीछे आकर बेड पर बैठकर उसके हाथ से मैं छुरी को सीधा करके केक पर चलाने लगा। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं तुम विश करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें विश करूँगा, बाद में जो चाहे कर लेना। अब मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से केक काटो। बाहर खिज़र और शारफ के साथ साथ तुम्हारा शोनू भी इंतज़ार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। यार मुस्कुराते हुए कहा उसकी तरफ कहा, जबकि रूह के आंसू देखकर वो खटखटा गया। रूह मेरी जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ किया है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ मना कर देता हूँ। वो उसके आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए बोला। यारम, आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। क्या किया? मैं तो
सबके लिए एक एक फ़ालतू चीज़ थी। सब मुझसे नफ़रत करते थे, क्या मैं नफ़रत के काबिल थी? बस सू-सू करती बोली, "तुम किस काबिल हो ये तुम ये मुझसे पूछो।" मुझे ज मुझ जैसे स्टोन हार्ट को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ये इसलिए ना नहीं किया क्योंकि ये मेरा हक था। अपने दिमाग पर इससे ये गलत सोच निकाल दो। रूह, मैं नहीं चाहता कि तुम इन लोगों को सोच कर रो। और ख़बरदार, जो तुम्हें इस खूबसूरत दिन पर एक आँसू भी बहाया, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा ये आँसू भी बहुत पसंद है। आँसू भी बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन इन्हें मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने इस दिन से पर मुझे मेरी ज़िंदगी दी है। अब जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या-क्या पसंद है? आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बायस होगा। अब मुझे घूरना बंद करो, अपनी आँखें साफ़ करो, केक काटो और बताना शुरू करो। उसने अपने हाथ लगाए, केक काटते हुए पूछ रहा था, केक काट कर एक बस उसके मुँह में डालना चाहा, जब उससे पहले रूह ने वो केक पीस उसकी तरफ किया। यार मुस्कुराते हुए पीस मुँह में लिया और फिर वही हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब बताओ, क्या-क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे साथ तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल करने बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज़ करूँगा। उसने प्यार से उसे अपने साथ से लगाते हुए कहा। तो रूह सोचने लगी, अब आज सब कुछ बता दो। इससे इस तरह सोचते देख के यारम की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ी। मुझे छोटे-छोटे पौधे, सफ़ेद रंग, नए घर, सुबह का वक़्त, आबाद जज़ीरे, बहार का मौसम, मीठी चाय, नई गीत, सुनहरी धूप, हल्ला गुल्ला और महफ़िल पसंद है। और आपको? रूह को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। फिर रुक कर उसे पूछने लगी, मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, कदीम हवेलियाँ, शाम का वक़्त, वीरान जज़ीरे, ख़िज़्रां का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा तुम पसंद हो, इसलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। उसके चेहरे पर उदासी देखकर यारम ने जैसे बात ख़त्म की थी। आज पहली बार रूह को ऐसा लगा जैसे वो मशरिक़ है और यारम मग़रिब। चलो बाहर, तुम्हारे दोनों भाई इंतज़ार कर हैं। यारम ने उसे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा और वो मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आ आई। बाहर खिज़र और शारफ दोनों खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी सर पर लंबी कागज़ की टोपियाँ थी जिन पर हैप्पी बर्थडे लिखे, साथ-साथ एक एमओजी बना हुआ था। ये वाक़ई उसकी लाइफ़ का सबसे बेस्ट बर्थडे था जिसमें उसके सब अज़ीज़ उसके साथ थे। उसे याद भी ना था कि उस दिन कभी किसी ने उसे विश किया था वो, लेकिन उन सबको इसकी बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? उसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और सबको खिलाया। रूह, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? खिज़र ने पूछा। जिसे आप जैसा भाई मिल जाए उसे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। भला, रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था ये लड़की लूट लेगी मुझे, शारफ बोला, जिस पर यारा व खिज़र दोनों मुस्कुराए। ओह हेलो, आपको नहीं कहा? खिज़र भाई को कहा है, आप तो मुझे कल शॉपिंग करवाएंगे। रूह ने फैसला सुनाकर उसकी सारी खुशफहमी दूर की, जिस पर शारफ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देना का। खिज़र बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? खिज़र ने इसरार किया। क्या कहूँ खिज़र भाई, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे माँगने के लिए कुछ नहीं है। मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज नहीं लेकिन कभी तो होगा। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे ज़िंदगी में कुछ भी माँगोगे मैं तुम्हें दूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा ये भाई अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। खिज़र उनके सर पर हाथ रखते हो सर रख कर उसे भाई का अमान बख्शा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप सबको मेरी बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? रूह ने कब से दिमाग में आता सवाल आखिर पूछा। अरे ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा ही लेते हैं। शरफ अलग ही अंदाज से बोला। रूह, जिस दिन तुम्हारा असली ID कार्ड बना था ना, उस दिन पता चला था। किसी ने दांत दिखाते हुए शरफ की तरफ देखा था, जबकि शरफ ने उसे खास जाने वाले नज़रों से देखा था। तो ये था आज के नोवेल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको? नोवेल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।